कोरोना संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को आगाह किया है कि आरबीआई ने कदमों से तात्कालिक तौर पर हालात सुधरे हैं, लेकिन मध्यम अवधि का आउटलुक अनिश्चित है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए कैपिटल बफर बनाना जरूरी है। आरबीआई गवर्नर ने एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड की निगरानी की हिदायत भी दी है। The economic impact of the pandemic due to lockdown and anticipated post-lockdown compression in economic growth may result in higher non-performing assets and capital erosion of the banks. A recapitalization plan for public sector banks and private sector banks has therefore become absolutely necessary. While NBFC sector as a whole may still look resilient, the redemption pressure on NBFCs and mutual funds also need close monitoring. Increasing share of bank lending to NBFCs and the continuing crunch in market-based financing faced by NBFCs and HFCs also needs to be watched very carefully. We as a system, how the banks and other financial entities deal with this challenge, how they respond to this challenge. In such situations, as I have already said, I think it's become a lot more important that the banks will have to improve their governance, the banks will have to sharpen their risk management skills, and the banks will have to raise capital in an anticipatory basis instead of waiting for a situation to arise in advance, and proactively it is necessary banks, both public sector and private sector banks, build up adequate capital buffers. तो आरबीआई गवर्नर ने एसबीआई के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में ये बातें कही और लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने वहां पर जो दिया है उसका लबोलबाब क्या है, इसमें से मेन टेक अवेज क्या है, समझते हैं प्रदीप पंड्या से। प्रदीप जी, ये बताइए कि गवर्नर की बातों में खास क्या लगा आपको? जो हमने अपने दर्शकों को कुछ अंश अभी सुनाए आरबीआई गवर्नर के उस भाषण के, इसके साथ साथ उन्होंने दो बातें कही जिस पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो वित्तीय क्षेत्र है, बैंक्स, एनबीएफसीज हैं, इनका जो पहले का अनुभव है कि किसी संकट के दौर में कितना नुकसान होता है, वर्स्ट केस में कितना एनपीए होता है, शायद वो इस बार काम नहीं आएगा, उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिए। दूसरी बात उन्होंने कही एडवर्स फीडबैक लूप की, जिसका मतलब ये होता है कि अगर एक बार आपको लॉस होने लगा, उन्होंने खासतौर पे एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड का नाम लिया है, तो ये एंटिटीज अचानक से फाइनेंसिंग बंद कर देती हैं, तो उससे जो बोरो करने वाले जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनके सामने क्राइसिस खड़ा हो जाता है और जो एनपीए ना होने वाला हो वो भी एनपीए होने लगता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है पूरा का पूरा मोटे तौर पे सबसे अहम बैंक, उसके अलावा एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड्स जिनकी बड़ी भूमिका हो चुकी है, इन सभी को वर्तमान परिस्थितियों में एक स्ट्रेस टेस्टिंग करनी चाहिए। उनको पूरा थॉरोली अपने बुक्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहां पे कितना नुकसान हो सकता है, और उस लिहाज से जितनी जरूरत पड़ सकती है आने वाले दिनों में उतनी पूंजी जुटानी चाहिए, कैपिटल रेस कर लेनी चाहिए, ताकि वो इस घाटे को उठाने में सक्षम रहें, उनके कारोबार पर इसका असर ना पड़े और बैंकिंग सेक्टर के फ्रीज हो जाने की वजह से ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री को पैसे की कमी हो जाए और जो कंपनियां दिक्कत में नहीं थी वो दिक्कत में आ जाए। तो मोटे तौर पे आरबीआई गवर्नर का फोकस आज रिकैपिटलाइजेशन पे था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने पूंजी कितनी चाहिए इसका अनुमान लगाएं और उस हिसाब से पूंजी जुटाएं। शुक्रिया प्रदीप जी। और आरबीआई गवर्नर के बयान पर मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा का कहना है कि मॉरिटोरियम के कारण अभी एनपीए रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कि एनपीए एक्चुअली कितने होते हैं। 100 लाख करोड़ का लोन है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का, अगर आप लीजिए लगभग 100 लाख करोड़ है, और उसमें अगर 5 से 10% एनपीए आ जाता है कोविड के चलते, तो बैंक्स का कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। क्योंकि मॉरिटोरियम है, सितंबर तक एनपीए रिकग्निशन नहीं होगा, तो आपको प्रोविजन नहीं रखना है, आपका कैपिटल इम्पेयर नहीं होगा, बट उसमें से काफी कुछ फ्लो हो सकता है। तो आज के दिन में अगर एनबीएफसी खुश होकर बोल रहा है कि मेरा 15% ही मॉरिटोरियम है, आपको ये देखना है कि लगभग 5% उसका एनपीए बढ़ चुका है।
और आरबीआई गवर्नर के एनपीए को लेकर चेतावनी का बाजार पर खास असर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मानना है केआर चौकसी के देवेंद्र चौकसी का। उन्होंने कहा है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। उनके मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक में निवेश के अच्छे मौके हैं। आई थिंक मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव और आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि जो क्वालिटी है उसको रिकग्निशन बेटर मिलेगा। बैंक्स लाइक कोटक, बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एनबीएफसी लाइक एचडीएफसी, एनबीएफसी लाइक बजाज फाइनेंस, मार्केट के अंदर कोई भी कारण सर उनके अंदर भाव में कोई गिरावट आती है तो आई थिंक दिस स्टॉक्स रिमेन रिलेटिवली बेटर पोजीशन स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। बीते 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए केस मिलने के साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या 8,21,000 के करीब पहुंच गई है। मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालत खराब है। हालांकि मुंबई के धारावी में जिस तरह कोरोना पर कंट्रोल किया गया है उसको लेकर WHO ने तारीफ की है। In Dhaaravi, a densely packed area in the mega city of Mumbai, a strong focus on community engagement and the basics of testing, tracing, isolating, and treating all those that are sick is key to breaking the chains of transmission. पीएम मोदी ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर अभी साफ सफाई और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना होगा। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति कंट्रोल करने के लिए पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसा ही काम एनसीआर में बढ़ते केस को रोकने के लिए होना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य सहित कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अभी साफ सफाई और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना जरूरी होगा। कोरोना के इलाज के लिए डीजीसीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बायोकॉन की दवा टोलीजुमैब को इजाजत दे दी है, मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई के मुताबिक कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद संतोषजनक नतीजे देखने को मिले हैं। ये इंजेक्शन पिछले कई सालों से सिरोसिस के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं रद्द होंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी ईयर की परीक्षा नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को परीक्षा के बगैर किसी और तरीके से प्रमोट किया जाना चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि बिना रिटन एग्ज़ाम कराए पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। कोरोना काल में लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी, गिलोय, नीम और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों के प्रोडक्ट्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका विदेशों में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि पतंजलि और ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाले दूसरे जो स्टोर्स हैं वहाँ इन प्रोडक्ट्स को आप के स्टॉक जो है वो लगभग खत्म हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना ने सेहत की चिंता बढ़ाई तो लोग खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए आयुर्वेद और ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने लगे। ऐसे में गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी की मांग बेहिसाब बढ़ी। पतंजलि स्टोर्स तक में टैबलेट आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। कोरोना के चलते पिछले 2 से 3 महीने में अश्वगंधा और गिलोय की डिमांड कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पतंजलि के ज्यादातर स्टोर्स जो कि राजधानी दिल्ली में है, यहाँ पर गिलोय और अश्वगंधा की टैबलेट का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब लोग साधारण चाय की जगह काढ़ा या फिर तुलसी अदरक की चाय पीना पसंद कर रहे हैं। वहीं इम्यूनिटी बूस्टर गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, अदरक, हल्दी से बने प्रोडक्ट्स की मांग विदेशों में भी खूब बढ़ गई है। छोटे देश जैसे साइप्रस हो गया, बल्गेरिया, मोल्दोवा, कनाडा, यूएस, ऑफ कोर्स ये मेजर कंट्रीज हैं, मॉरिशस, साइशेल्स,
हांगकांग, इन कंट्रीज से भी बहुत ही ज़्यादा इन प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। इन एडिशन टू ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, so these are the Poland, Czech Republic, these are the countries where these products are being exported regularly। और डिमांड का जहाँ तक आपका प्रश्न है, इंडिया में ही दुगनी से तिगनी इसकी डिमांड हुई है। कोरोना का खतरा कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा है, इसलिए एहतियात के तौर पर लोग इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटे हैं। ऐसे में पुरानी जड़ी बूटी काफी कारगर है। अब आयुष मंत्रालय भी तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा को इम्यूनिटी बूस्टर बता चुका है। इसलिए लोग एलोपैथिक दवाओं की जगह आयुर्वेद को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। कुछ दिन पहले आपने महाराष्ट्र में सोने के मास्क के बारे में सुना होगा। अब सूरत में लोग एक कदम आगे निकल गए हैं। सूरत में डायमंड मास्क का क्रेज चल रहा है। यहाँ के हीरा कारोबारियों ने हीरे के मास्क बनाए हैं, खासकर शादी ब्याह के मौकों के लिए। शादी में जोड़े के लिए भी खास डायमंड के मास्क तैयार किए गए हैं। इन मास्क की कीमत 1 से 4 लाख के बीच है। 19 को जब लॉकडाउन खुल गया, बाद में कस्टमर आए जिसके घर पे शादी था, तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोग जैसे शादी का मंडप है उसमें बैठने वाले हैं, तो जो वर और वधू जो है उनको कुछ मास्क पहन के ही बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए कुछ ऐसा डिज़ाइनर मास्क बना दीजिए। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को देख के डिज़ाइनर बिठाए और हमने वो मास्क बनाने का प्रयत्न किया और कस्टमर वही मास्क लेके गया भी और उन्होंने परचेज भी कर लिया। हमने यहाँ पे गोल्ड मास्क की पूरी रेंज बनाई हुई है, जिसमें 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक के मास्क है, जिसमें 1.5 लाख का जो मास्क है वो खाली गोल्ड और अमेरिकन डायमंड का है, और जो 4 लाख का मास्क है जिसमें रियल डायमंड भी है और वाइट गोल्ड भी है और गोल्ड भी है, वो तीनों का कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ है। क्यों बेहतर क्वालिटी का सामान बनाने के बाद भी देसी मैन्युफैक्चरर्स चीन से मुकाबला नहीं कर पाते? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार ने अब तक जिन स्कीमों की घोषणा की है, उसका फायदा छोटे मझोले मैन्युफैक्चरर्स को क्यों नहीं मिलता? सीमा विवाद के बाद अब इंडस्ट्री सरकार से क्या चाहती है, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब के नरेश भारद्वाज नट बोल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बेहतर क्वालिटी के सामान के लिए एडवांस मशीनें लगाई हैं। कॉस्ट कम रहे इसके लिए तमाम जतन करते हैं। इसके बावजूद चीन से आने वाले नट बोल्ट सस्ते हैं। भारद्वाज परेशान है कि वो सामान यहीं बनाते हैं, जबकि चीन लॉजिस्टिक कॉस्ट के साथ हमारे बाज़ारों में 15 से 20% सस्ता माल बेच रहा है। हम लुधियाना में जो परचेज करते हैं रॉ मटेरियल, वो लोकल मिल्स का परचेज करते हैं और उनका जो प्राइस है वो डे टू डे वेरिएशन करता है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह गवर्नमेंट के जो प्राइस हैं, तो वो एक उसमें भी काफ़ी मतलब प्राइस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। समस्या का अंत यही नहीं है। दरअसल सरकार मशीन खरीदने के लिए 15% की सब्सिडी देती है। भारद्वाज ने 2018 और 2019 में 50 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत की 2 मशीनें खरीदी थीं, लेकिन सब्सिडी का पैसा अब तक नहीं मिला। एक तो ऊंची ब्याज दर, ऊपर से समय पर सब्सिडी नहीं। ऐसे में लागत तो बढ़नी ही है। तो ये सिस्टम में इतना डिले क्यों होता है, ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर सब्सिडी देनी है तो इमीडिएट वो अगर हम परचेज करते हैं कोई भी मशीन, तो उसके चलो 2-4 महीने के अंदर अंदर उसको वेरीफाई करके अपना सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम सरवाइव कर पाएँ। जानकार मानते हैं कि हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए सरकार कुछ सालों तक इंसेंटिव्स दे, लेकिन लॉजिस्टिक कॉस्ट को तुरंत मौजूदा 14% से कम करे, क्योंकि इस मामले में चीन की कॉस्ट 8% से भी कम है। घरेलू प्रोडक्ट चीन के मुकाबले 3-4 साल ज़्यादा चलते हैं, लेकिन बिकते चीन के ही ज़्यादा हैं, क्योंकि वो सस्ते हैं। जब बड़ा बाजार मौजूद है, पर्याप्त क्षमता भी है, फिर बेहतर नीतियों से देसी सामान सस्ते क्यों नहीं हो सकते? प्रकाश प्रियदर्शी, दिल्ली। और चीन से इंपोर्ट पर बैन और चीन विरोधी माहौल बनने से मोबाइल एसेसरीज के दाम बढ़ रहे हैं। चार्जर, स्क्रीन गार्ड, कवर, केबल, इस तरह के जो तमाम एसेसरीज प्रोडक्ट हैं वो सब चीन से आते हैं। 70 से 80% तक। अब इनकी कीमत 20 से 25% बढ़ गई है। चीन से इंपोर्ट पर कस्टम की सख्ती का असर देश के मोबाइल एसेसरीज पर देखने लगा। प्रोडक्ट बाजार में मिल नहीं रही और अगर मिल भी रहा है तो बेहद ऊंचे दाम पर। मोबाइल चार्जर, केबल, कवर, स्क्रीन गार्ड की कीमतें 20 से 25% तक बढ़ गई हैं। दरअसल 70 से 80% ये आइटम चीन से आते हैं। अभी इंपोर्ट बैन ने हालात खराब कर दिया है। कई व्यापारियों ने एंटी चीन सेंटिमेंट के चलते पहले के दिए ऑर्डर भी रद्द कर दिए। अब सरकार ने कंपोनेंट्स को और एसेसरीज को क्लियर कर दिया है, पर इसका एक सीधा असर पड़ा है
कि आज मोबाइल फोन्स इंपोर्ट होने के कारण, जीएसटी बढ़ने के कारण 10 से 15% महंगे हो चुके हैं। एसेसरीज की अभी भी बहुत शॉर्टेज है और बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, जिसके कारण 40 से 50% कुछ एसेसरीज महंगी हो चुकी हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव घटने से भी कच्चे माल के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में मोबाइल के बाद अब ये एसेसरीज कंज्यूमर के जेब पर भारी पड़ रही हैं। असीम मनचंदा, दिल्ली। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है या आप खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके काम की खबर है। दरअसल अब चार्जिंग के लिए आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर जाइए, पुरानी जो डिस्चार्ज बैटरी है वो दीजिए और नई बैटरी लेकर आ जाइए। ये व्यवस्था अब पेट्रोल पंप पर शुरू हो गई है। ऐसे ही एक पंप का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। नए नियमों के हिसाब से तेल मार्केटिंग कंपनियों को के लिए ये ज़रूरी है कि वो पेट्रोल पंप पर क्लीन एनर्जी का कम से कम एक सोर्स ज़रूर रखें। उसी को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो निर्देश दिए उसके हिसाब से तेल कंपनियों ने शुरुआत में पेट्रोल पंप पे चार्जिंग स्टेशंस लगाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चार्जिंग का टाइम है वो घंटे भर से भी ज़्यादा है। तो अगर कोई इस चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल करने के लिए आता भी है तो उसको कम से कम 1 घंटे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। उसको देखते हुए अब तेल कंपनियों ने अपनी रणनीति बदल दी है और अब वो चार्जिंग स्टेशंस के बजाय, क्योंकि 5 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है, इसका इस्तेमाल नहीं है, लिहाजा इससे बचने के लिए अब वो बैटरी स्वैप बिजनेस की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके लिए रणनीति तैयार की है। HPCL, IOC, BPCL जैसी तमाम कंपनियों ने ये रणनीति तैयार की है। IOC ने तो इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में इस तरह के बैटरी स्वैप स्टेशन की शुरुआत भी कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर वसंत विहार में भी एक इस तरह के बैटरी स्वैप फैसिलिटी की शुरुआत की जाएगी, जहाँ पे कंज्यूमर आएँ और आने के बाद यहाँ पर अपने डिस्चार्ज बैटरी को दे दें और फिर चार्ज बैटरी ले जाए। बिल्कुल भी इसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है और जो कॉस्ट है वो बैटरी की साइज़ और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से देना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरीके से गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है और फिर ये कितना बिजनेस के हिसाब से वायबल होता है, ये जो है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कस्टमर का रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है। और अनलॉक के बाद दिल्ली में होटल रेस्टोरेंट्स खुल तो रहे हैं, लेकिन कारोबार चालू रखना मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक कई बड़ी रेस्टोरेंट्स पर ताला भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली खान मार्केट का मशहूर फुल सर्किल बुक स्टोर और टर्टल कैफे अब यहां से हमेशा के लिए बंद हो गया है। ठीक सामने चैटर हाउस पर भी ताला लग गया है। खान मार्केट का कैफे कॉफी डे भी बंद है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा किराया देना अब संभव नहीं है। यही हाल कनॉट प्लेस और दिल्ली के बाकी बड़े बाजारों के रेस्टोरेंट्स का भी है। हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लिकर सर्व नहीं कर सकते हैं, आपको 9 बजे 10 बजे बंद कर देना है। 10 बजे बंद करने का मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री जनरली शुरू ही 8-9 बजे होती है, रात को लोग डिनर पे आते हैं, मेन बिजनेस ही रात का है, तो उसके कारण कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा है। अब लैंडलॉर्ड्स कह रहे हैं कि रेंट तो खोलो तो गवर्नमेंट अगर हमारे को पूरा टाइम दे, जो हमारा 1 बजे तक 2 बजे तक 3 बजे तक टाइम है, और गवर्नमेंट हमारे को पूरी सर्विस अलाउ करे तो हम बिजनेस खोलें, और बिजनेस खोलें, हमारा बिजनेस शुरू हो, हम उनको रेंट दें। अधिकतर रेस्टोरेंट ओनर किराए पर प्रॉपर्टी लेते हैं। बड़े बाजारों में किराया कई लाख रुपए हर महीने तक चला जाता है, लेकिन कारोबार ठप होने से रेस्टोरेंट्स या तो खुल नहीं पा रहे हैं या उन पर हमेशा के लिए ताला लग गया है। दिल्ली के बड़े मार्केट जैसे खान मार्केट और सीपी में एक के बाद एक कई आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स बंद होते जा रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि उनके लिए इतना ज़्यादा किराया देना संभव नहीं है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी दलील ये है कि वे पहले ही काफ़ी ज़्यादा रियायत दे चुके हैं और अब इससे ज़्यादा रियायत देना उनके लिए भी संभव नहीं होगा। कोरोना की मार के बाद लैंडलॉर्ड की तरफ से रियायत नहीं मिलने से रेस्टोरेंट मालिकों की मुश्किल और बढ़ गई है। ऐसे में हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के जानकारों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ महीनों में दिल्ली के 30% से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। रोहन सिंह, दिल्ली। तो ये था दिल्ली के रेस्टोरेंट्स का हाल, और अब आपको दिखाते हैं मुंबई के होटल्स की बात, जहां होटल खुल तो गए हैं लेकिन ना ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, ना पहले जैसा माहौल है। चेक इन से चेकआउट तक सब कुछ बदल चुका है। और क्या माहौल है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में होटल, लॉज और गेस्ट हाउस दोबारा खुल गए हैं। अभी ज्यादा गेस्ट तो नहीं है,
पर मुंबई के छोटे बड़े होटल्स ने अपनी तरफ से गेस्ट की सुरक्षा और स्वागत की पूरी तैयारी की है। मुंबई के JW मैरियट सहार ने अपने कस्टमर्स को कोविड प्रोटोकॉल्स की जानकारी देने के लिए अलग से एक टीवी चैनल ही बना लिया है। इस चैनल पर QR कोड के जरिए होटल पेपरलेस मेनू और तमाम दूसरी सर्विसेज की जानकारी देता है। होटल ने गेस्ट के लिए कुछ डिक्लेरेशन रूल्स भी तय किए हैं। होटल पे चेक इन के समय आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और आप कहां से आए हैं इसकी डिटेल्स होटल को देनी पड़ेंगी। इसी तरह मुंबई की 34 साल पुरानी कामत ग्रुप ऑफ होटल्स कॉन्टैक्टलेस सर्विस दे रहा है और लगेज असिस्टेंट, लॉन्ड्री जैसी सेवाएं बंद कर रखी है। चेक इन से लेकर चेकआउट तक सब कुछ QR कोड के जरिए हो रहा है। जैसे ही वो गेस्ट रिसेप्शन पे आएगा, उसको वहाँ पर एक QR कोड दिखता है। वो अपने इस QR कोड के साथ वो हमारे वेबसाइट पे हमारा अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वो पूरे उसमें सारे अपने क्रेडेंशियल्स डाल सकता है, उसमें उसका सिग्नेचर है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स एज अ होटल चेक इन है वो सारी की सारी अवेलेबल रहती हैं और वहाँ से वो उसको हम उसको एक रूम नंबर अलॉट करते हैं। ओबरॉय ग्रुप का ट्राइडेंट एनहेंस होटल एंड सेफ्टी प्रोग्राम चला रहा है। मेनू में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले डिशेस सर्व किए जा रहे हैं। हर सर्विस के लिए प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं। इंटरनल SOPs के साथ साथ इन होटल्स, लॉज और गेस्ट हाउस को राज्य सरकार की गाइडलाइंस और SOPs का भी पालन करना होगा। सिल्की सी, मुंबई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए। हम ट्विटर, फेसबुक और YouTube पर भी हैं। नमस्कार।